हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन में जो हम लोग एसिड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो एसिड प्रॉपर्टी में हम लोग पहला जो था ए से मतलब जो था ए, देखिए एसिड प्रॉपर्टी में जो था ये क्या था मेरा एटॉमिसिटी। इसका क्या मतलब है कंसिस्टेंसी। आई मतलब आइसोलेशन और डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। यानी कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि मेरा एसिड प्रॉपर्टी वो ट्रांजैक्शन फॉलो करना चाहिए। यानी कि ए मतलब हो गया एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है या तो कम्प्लीटली वो कंप्लीट हो जाना चाहिए या तो एक भी ऑपरेशन फॉलो ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एटॉमिसिटी। अब सेकंड क्या है मेरा कंसिस्टेंसी, जो कि हम लोग आज की वीडियो में है उसी को पढ़ने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होता है और एटॉमिक आइसोलेशन क्या होता है और ड्यूरेबिलिटी क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट। यानी कि ट्रांजेक्शन से पहले और ट्रांजेक्शन के बाद मेरा ट्रांजेक्शन जो है मेरा कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए ट्रांजेक्शन से पहले क्या है, देखिए एक अकाउंट है जिसमें क्या है मेरा ए नाम का अकाउंट है जिसमें मेरा 4,000 रुपीस है, और एक बी है, बी में कितना है 2,000। और यहाँ पे देखिए इस दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो कितना है, इसमें टोटल कितना है, दोनों को मिला के कितना है 6,000 है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग क्या करते हैं ए ट्रांजेक्शन से, यानी कि ए अकाउंट से 500 रुपीज हम बी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तब हमको देखिए आफ्टर में क्या हो गया, ए में कितना बैलेंस बच गया 3500 रुपया बच गया, और बी में कितना बच गया 2500 बच गया। अब देखिए इस दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आ गया 6,000 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि देखिए बिफोर मेरा ट्रांजेक्शन का अमाउंट और आफ्टर में ट्रांजेक्शन का अमाउंट मेरा अगर सेम है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो मेरा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का यही मतलब है कि मान लीजिए ट्रांजेक्शन से पहले और ट्रांजेक्शन के बाद अमाउंट मेरा सेम होना चाहिए, तभी हम लोग बोल रहे हैं कंसिस्टेंट है। अगर मान लीजिए हम इस ए अकाउंट से हम डेटा ट्रांसफर किए 500 रुपया इसमें, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट अगर नहीं हुआ, अगर मान लीजिए उससे कम इस पे दिखा रहा है या ज़्यादा दिखा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे वहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं हुआ। अब सेकेंड क्या है कि ट्रांजेक्शन के दौरान हमको आइसोलेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आइसोलेशन क्या होता है, जल्दी देखते हैं। concurrent execution of two or more transaction schedule be equal to any serializable schedule। यानी कि यहाँ पर देखिए पहला क्या है, नेट बैंकिंग, एटीएम और कैश डिपॉजिट, बैंक एप्लीकेशन, चेक और यूपीआई। यानी आइसोलेशन का क्या मतलब है कि आप एक टाइम में मल्टीपल मल्टीपल ट्रांजेक्शन को आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे इसकी नेट बैंकिंग, आप जब नेट बैंकिंग करते हैं तो उसी टाइम आप लोग एटीएम का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना होना चाहिए कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और ये मेरा जो है एनी सीरियल शेड्यूल के बराबर होना चाहिए। लास्ट में सीरियल शेड्यूल के बराबर होना चाहिए। यानी कि सीरियल शेड्यूल मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रांजेक्शन T1 है और T2 है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, T1 मेरा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद मेरा T2 स्टार्ट होना चाहिए। या तो मेरा T2 कंप्लीट स्टार्ट होना चाहिए तो मेरा उसके बाद T1 स्टार्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए T1 मेरा उसका मतलब पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे आधा ट्रांजेक्शन हो गया लेकिन उसके बाद ये होना चाहिए। तब यहाँ पे देखिए सीरियल शेड्यूल मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक ट्रांजेक्शन जब तक अपना पूरा जितना भी ऑपरेशन है वो कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वो दूसरा ट्रांजेक्शन को अलाउ नहीं करेगा वो ऑपरेट करने के लिए। यही था मेरा आइसोलेशन का मतलब कि आप लोग कैश विड्रॉ करते हैं उसी टाइम आप लोग एटीएम का भी यूज़ कर सकते हैं पैरेलली में। अब यहाँ पे देखिए बैंक बैंक एप्लीकेशन का जब आप लोग यूज़ करते हैं तो उसी टाइम आप लोग चेक का भी यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं। यही था मेरा आइसोलेशन का मतलब। अब देखिए ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है, एनी चेंज इन द डेटाबेस मस्ट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि डेटाबेस मस्ट बी एबल टू रिकवरी अंडर एनी केस ऑफ फेल्योर। यानी कि जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उस दौरान अगर मेरा कोई फेल्योर आता है तो वो क्या करेगा, ड्यूरेबिलिटी उसको रिकवर करके रखेगा। यही है मेरा ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि देखिए एनी चेंज इन द डेटाबेस मस्ट परसिस्ट ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कोई डेटाबेस में चेंज होता है तो वो लॉन्ग पीरियड तक वो उसको स्टोर करके रखेगा। जैसे कि मान लीजिए स्टोर नहीं करेगा, वो मान लीजिए कोई मेरा डेटा फेल्योर हो गया तो वहाँ पे रिकवर करने में उसको दिक्कत होगा। तो ड्यूरेबिलिटी क्या करता है कि उसको मेरा लॉन्ग पीरियड टाइम तक वो स्टोर करके रखता है अपना डेटाबेस में।
यही था मेरा ड्यूरेबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए 3-4 पॉइंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रीड ए का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेसिंग द डेटा आइटम ए फ्रॉम डेटा बेस टू मेन मेमोरी, यानी रीड ए या रीड बी या रीड सी अगर कहीं भी लिखा होगा तो वो क्या, उसका काम क्या है कि वो डेटा बेस से वो मेन मेमोरी में उस डेटा को लाएगा। यानी कि डेटा आइटम ए है तो आइटम ए को क्या करेगा, डेटा बेस से वो मेन मेमोरी में लाने का काम क्या करेगा, रीड ए। अब देखिए राइट ए क्या है, अपडेट द डेटा आइटम ए, यानी कि जैसे मान लीजिए हम डेटा आइटम को रीड किए, जैसे मान लीजिए 500, और मान लीजिए उसको राइट कर दिए, तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ सम ऑपरेशन हुआ, इसमें से 500 200 माइनस हो गया, तो यहाँ पर राइट क्या करेंगे 300। तो राइट क्या होगा कि मान लीजिए उस डेटा आइटम को अपडेट कर दिया, यानी कि रीड किए थे 500 रुपया, उस पर कुछ ऑपरेशन करके यानी माइनस प्लस करके उसको हम अपडेट कर दिए, और वहाँ पे जब राइट करते हैं तो क्या हो गया, राइट हो गया, यानी कि यहाँ पे उस डेटा उस आइटम में मेरा इतना ही मेरा डेटा है। अब यहाँ पे देखिए कमिट मतलब क्या होता है, इंडिकेट सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी कि मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन मेरा चल रहा है, वो चालू है, और वहाँ पे कमिट लग गया। कमिट का क्या मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन मेरा कंप्लीटली सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, अब वो ट्रांजेक्शन फिर से मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे T1 और T2 है, अब यहाँ पे देखिए T1 मेरा चल रहा है और यहाँ पे कमिट हो गया, तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेशन है मेरा T1, ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरा T2 चलेगा। तो अब मान लीजिए T2 भी कंप्लीट हो गया, यानी कि T2 भी अपना ऑपरेशन पूरा कंप्लीट कर दिया, यानी कि T2 का जितना भी ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और अबॉर्ट ऑफ फेल मतलब क्या हुआ, जब कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ पर फेल हो जाता है तो वहाँ पे अबॉर्ट हो जाता है। और जब अबॉर्ट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं, जो कि हम लोग आगे वाला वीडियो में देखेंगे कि रोल बैक का क्या सिस्टम है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।